रायगढ़ को लेकर हम अक्सर बात करते हैं, खबरों के जरिए बात करते हैं। रायगढ़ के लोगों की भी बात होती है, लेकिन आप लोग टीवी पर ही देखते होंगे। हमारा यहाँ पहुँचने का मकसद यही है कि रायगढ़ की बात रायगढ़ के लोगों के बीच की जाए, और रायगढ़ में क्या कुछ हुआ है और क्या होना चाहिए, क्या संभावनाएं हैं। जैसे हमारी थीम भी है, संभावनाओं का रायगढ़, सुघर रायगढ़। तो हमारा मकसद ये है कि आप लोग हमको बताएं कि रायगढ़ में क्या कुछ हुआ है और कैसे रायगढ़ में और तेजी से विकास हो सकता है। अलग अलग फील्ड के लोग आप यहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने अपने क्षेत्र के आप सभी विशेषज्ञ हैं, और रायगढ़ को यहाँ पहुँचाने में आप लोगों का बड़ा अमूल्य योगदान है। तो हम आपसे चर्चा भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे। बेझिझक आप लोग बताइएगा कि रायगढ़ में क्या कुछ किया जा सकता है। बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज़ के इस मंच पर। और रायगढ़ में क्या कुछ होता है, पवन अग्रवाल जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि कई पीढ़ियाँ आपकी रायगढ़ में गुजरी हैं। तो रायगढ़ को हमको समझने के लिए और हमारे ज़रिए प्रदेश देश को समझने का मौका आज मिलेगा। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप करते क्या हैं, बता दें थोड़ा। मेरे बचपन में रायगढ़ एक बहुत छोटा सा शहर हुआ करता था। सेठ किरोड़ीमल जी की ये धरोहर है, और विकास का एक लंबा यात्रा जो है रायगढ़ शहर ने अभी कर रही है, और आगे भी बहुत असीम संभावनाएं हैं। हम लोग जब रायगढ़ में छोटे थे तो लगभग 1 किलोमीटर दायरे में रायगढ़ का शहर सिमट जाता था, जो आज बढ़कर कम से कम 15-20 किलोमीटर इसकी परिसीमाएं हो गई हैं। मैं जब पढ़ता था तो मेरी प्राथमिक शिक्षा यहाँ एक टाउन हॉल स्कूल हुआ करती थी, जो कोई कारण से अभी नहीं चल रही है। मेरी प्राथमिक शिक्षा वहाँ हुई है। यहाँ पर एक नटवर हाई स्कूल है। रायगढ़ की बहुत सारी प्रतिभाओं को नटवर स्कूल ने रायगढ़ को सौंपा है। पहले रायगढ़ में हम लोग जब छोटे थे तो एक एम्बेसडर कार बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज यहाँ BMW है, ऑडी है, सड़कों पे दौड़ रही हैं। श्याम टाकीज से लेकर और मल्टीप्लेक्स तक का सफ़र रायगढ़ ने तय किया है। काफ़ी यहाँ विकास हुआ है, और सेठ किरोड़ीमल जी ने यहाँ पर काफ़ी धर्मशालाएँ और स्कूल, कॉलेज, भवन, सभी चीज़ों का निर्माण करा है। उसमें काफ़ी तरक्की हुई। जिस समय लगभग 30 वर्षों पूर्व जब जिंदल समूह रायगढ़ में आया, और लगभग उसी समय 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ अलग बना, तो एक विकास का नया दौर चालू हुआ। यहाँ पर सर्वांगीण विकास हुआ। रायगढ़ एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में आज पूरे भारतवर्ष में पहचाना जाता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम। और क्योंकि हमारे जो अगले मेहमान हैं वो भी मेडिकल फील्ड से हैं, फोर्टिस ग्रुप के हैं। सर, बड़ा नाम है आप लोगों के ग्रुप का रायगढ़ में, और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बड़ा योगदान है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि किस तरीके का योगदान रायगढ़ के स्वास्थ्यगत सुविधाओं में आप लोगों का है, कब से काम कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है यहाँ पर कितनी बेहतर व्यवस्था सुविधाएं दे पा रहे हैं? हमारे पास इन हाउस CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड 24 आवर्स अवेलेबल है। तो ये होने के बाद उसके कंसर्न्ड स्पेशलिटी के सीनियर डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट को, जैसे न्यूरोसर्जन जरूरत हो तो न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन हो तो ऑर्थोपेडिशियन, मैक्सिलोफेशियल हो तो मैक्सिलोफेशियल, ये सारे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, और वो आके इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करके आगे का उपचार करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक ही हॉस्पिटल है शायद पूरे रायगढ़ में, या आप छत्तीसगढ़ में ले, एक्सेप्टिंग इंस्टीट्यूट्स में। हमारा इंस्टीट्यूट जैसे सेटअप इसलिए है क्यों, हमारे कैंपस में अगर आप आके देखेंगे तो कैंपस के अंदर ही हमारे डॉक्टर्स सारे रहते हैं, और सारे मेडिकल स्टाफ्स वहीं पे रहते हैं। एक वॉकेबल डिस्टेंस में हम रहते हैं, ऑलमोस्ट एक 50 फीट दूर में हमारे रेसिडेंस है। तो कभी भी पेशेंट आता है तो हम इमीडिएटली जाके उनको अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, और टाइम में वेस्ट नहीं करके। तो एक बहुत बड़ा फायदा है। डॉक्टर अनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रायगढ़ में आपको क्या लगता है कि क्या और सुविधाएं मिल जानी चाहिए थी मेडिकल में, या आप लोग देना चाहते हैं कि यहाँ से लोगों को बाहर जाने की नौबत ना आए? एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायगढ़ में हमारा ही है, एंड ऑलमोस्ट सारे केसेस हम देख लेते हैं। बाई चांस कुछ ज़रूरत पड़ता है कुछ बाहर भेजने के लिए, वी हैव गॉट आवर एयर एम्बुलेंस सपोर्ट ऑल्सो, जिंदल के पास है। जो भी एयरलिफ्ट करना है हम लिफ्ट कर देते हैं। बाकी मैक्सिमम थिंग्स हम कैटर करते हैं यहाँ पर। एंड ऑल्सो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज में कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो जिसमें कुछ कमियां हैं। आई थिंक अगर वो भी कुछ आगे देखा जाए
तो इम्प्रूव हो जाएगा। और बाकी जो भी और हॉस्पिटल्स है अगर वो भी इम्प्रूव कर जाए तो वी नीड नॉट रेफर द पेशेंट्स टू अदर सिटीज़। अलग अलग फील्ड के लोगों से हमने चर्चा की है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, स्वास्थ्य सुविधाओं वाला है, एजुकेशन हो, और कई सारी समस्याएं आप तक पहुंचती ही होंगी, और इन सारे लोगों के ऊपर सुपरविजन का जिम्मा आपका है। तो मैं बहुत सारी चर्चाएं रायगढ़ को लेकर आपसे भी करूंगा। पहला सवाल ये होगा मेरा कि 21 बरस छत्तीसगढ़ बने हो गए हैं, बचपन से आपने रायगढ़ को देखा होगा। क्या छत्तीसगढ़ बनने के बाद आपको रायगढ़ में बदलाव नजर आया है? क्या रायगढ़ बदला है? क्या कुछ बदला है? जी जरूर, रायगढ़ तो जरूर बदला है। पहले जब हम देखते थे रायगढ़ को तो रायगढ़ छोटा शहर हुआ करता था। धीरे धीरे रायगढ़ में औद्योगिक घरानों के आगमन शुरू हुआ। सबसे पहले जिंदल आया, उसके बाद बहुत सारे उद्योग यहाँ आए। उद्योग के साथ साथ रायगढ़ के देश के विभिन्न प्रांतों से लोग भी आना शुरू हुए। तो तब के रायगढ़ और आज के रायगढ़ में बहुत अंतर है। तब रायगढ़ मैं ये कहूँ तो कि एक कस्बा नुमा शहर हुआ करता था। आज रायगढ़ शहर एक औद्योगिक नगर बन गया है। और तब रायगढ़ की अवस्था बहुत सीमित हुआ करती थी। आज रायगढ़ में बहुत सारा विकास भी हुआ है और बहुत सारी विकास की यहाँ ज़रूरत भी है, क्योंकि विकास एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकती नहीं है। आज कोई ज़रूरत है, वो पूरा हुआ तो कल नई ज़रूरत आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि तब के रायगढ़ और आज के रायगढ़ में बहुत अंतर है। कॉलेज आपने यहाँ से किया, बहुत सारे यूथ हैं आज भी कॉलेज कर रहे हैं। तब क्या कुछ हुआ करता था कॉलेज में? कॉलेज का माहौल क्या, आप लोग भी शहरों में टोलियां बनाकर घूमते होंगे? कॉलेज में किस तरीके का माहौल हुआ करता था? जी टोलिया बैंक तो आज भी घूमते हैं बच्चे, और तब हम भी घूमते थे। तब युग थोड़ा सा पुराना था, उस समय साइकिल का दौर था। आज कॉलेज में जाएंगे तो बाइक और कार का दौर है। पहले मैंने कहा ना कि अवस्थाएं बहुत सीमित थी। अवस्थाएं सीमित थी तो जो कॉलेज में छात्र थे उनकी भी अवस्था सीमित थी। और पहले में छोटी छोटी चीज़ में हम लोग खुश हो जाया करते थे। आज बड़ी से बड़ी चीज़ मिलती है तो बच्चे खुश नहीं होते हैं। यही अंतर तो है आज। बिल्कुल, साइकिल आजकल जिम में ज़्यादा चलाते हैं, सड़कों पर कम चलती कम है। चलता है। आप शहर के प्रतिनिधि हैं, बहुत सारी उम्मीदें लोग आपसे लगा कर बैठे होंगे। क्या लगता है आपको कि रायगढ़ की जो प्रमुख समस्याएं जो लेकर लोग पहुंचते हैं, ज़्यादातर, वैसे तो बहुत सारे लोग पहुंचते होंगे, क्या कुछ है आपको लगता है जो एक बड़ी समस्या के तौर पर जिसे आप दूर करना चाहेंगे? रायगढ़ में आज तो मैं समझता हूँ कि रायगढ़ एक विकसित रायगढ़ है। समस्याएं, मैंने कहा ना कि अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि दिन प्रतिदिन अपन जो लोगों की सुविधाएं हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन नित्य नई समस्याएं आती हैं, अवस्थाएं आती हैं। आज रायगढ़ में नई नई कॉलोनी बनती जा रही हैं, नई नई बस्ती बनती जा रही हैं। वहाँ सड़क, पानी, बिजली की अवस्था पड़ती है, वो तो सदैव चलती रहेंगी। रायगढ़ में जो एक प्रमुख यहाँ की ज़रूरत है, रायगढ़ मैंने कहा कि तब के रायगढ़ आज के रायगढ़ में बहुत अंतर है। रायगढ़ शहर आज औद्योगिक शहर के रूप में विकास हो गया और इसका विकसित हो गया है। आज रायगढ़ शहर में एक रिंग रोड की बहुत बड़ी मांग है और मैं चाहूँगा कि ये रिंग रोड अवश्य बने। बिल्कुल। और क्या बदलाव आप चाहते हैं? क्या आपको संभावनाएं नजर आती है? क्योंकि हमारी थीम ही है रायगढ़ की, जो संभावनाओं का रायगढ़ है। क्या संभावनाएं देखते हैं? क्योंकि कल्चरली तो बहुत रिच है रायगढ़, सांस्कृतिक धरोहर है, अपने आप में एक अलग पहचान इसकी यहाँ पर है। क्या आपको लगता है इस क्षेत्र में भी कुछ किया जा सकता है? देखिए, रायगढ़ का नाम ही कलाधानी है। रायगढ़ आपने कहा कि कल्चर यहाँ का बहुत रिच है, यहाँ की संस्कृति बहुत उन्नत है। और रायगढ़ राजा चक्रधर नगर की नगरी है। रायगढ़ शेर किरण की नगरी है। रायगढ़ में लोग बहुत ही आपस में प्रेम करते हैं। रायगढ़ में भाईचारा बहुत है। मैं आपको आज
चूँकि एक लाइव चल रहा है आपका कार्यक्रम, मैं ये बताना चाहूँगा कि रायगढ़ में एक हंडी चौक में एक ऐसा भी जगह है जहाँ हमारे एक मुस्लिम भाई सलीम निहारा जी पिछले 30 वर्षों से दुर्गा पूजा कर रहे हैं। अरे वाह, तो जोरदार रायगढ़ तालियां होनी चाहिए। इस वाकई बहुत अच्छी पहल है और इस प्रकार का काम जो होता है इससे अच्छा माहौल भी बनता है, धार्मिक सौहार्द तो है ही, और कितना भाईचारा है रायगढ़ में, ये चीज़ें इससे नजर आती हैं। मंत्री जी को मैं चाहूँगा कि आप ही आए मंच पर सबसे पहले, क्योंकि सब बड़ी बेसब्री से आपको सुनने का इंतजार कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें उमेश पटेल जी का। छत्तीसगढ़ सरकार के सबसे युवा चेहरे के तौर पर लोग इनको जानते हैं। स्वागत है सर। तो छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे युवा चेहरे हैं उमेश पटेल जी, और इसलिए कई सारी युवाओं से रिलेटेड जिम्मेदारियां भी आपके पास दी गई हैं। उन पर भी हम जाएंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रायगढ़ की अगर हम बात करते हैं, स्कूलिंग एजुकेशन, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से किस तरीके से आपने यहाँ पर की और तब किस तरीके का माहौल हुआ करता था? मेरी जो प्राथमिक स्कूलिंग है वो मेरे गांव नंदेली में हुआ है, जो हमारा सरकारी स्कूल है। उसके बाद मेरे जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल है वो भोपाल में हुआ, और उसके बाद मेरे कॉलेज जो है बीआईटी दुर्ग में हुआ है। उसके बाद डिस्टेंस में कोशिश किया लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया एमबीए। रायगढ़ में या आसपास गांव में भी आपने पढ़ाई की, किस तरीके का माहौल तब आप देखते थे? हालांकि एक अच्छे राजनीतिक बैकग्राउंड से आप थे, लेकिन तब भी शायद उतना विकसित वो इलाका नहीं हुआ होगा जितना छत्तीसगढ़ बनने के बाद हुआ है या धीरे धीरे अब हो रहा है। किस तरीके का परिवेश होता था, माहौल होता था? बहुत सारी समस्याएं भी उस समय आती होंगी या आप अलग ही माहौल में रहते होंगे? क्या सोचते थे आप लोग? एक स्कूल पर में पढ़ाई कर रहा युवा किशोर उमेश पटेल। स्कूल में जब हम लोग थे तो मतलब मैं आपको सही बताऊं तो ऐसे कोई ख्याल नहीं आते थे। उस समय सिर्फ यही रहता था कि स्कूल जाओ और वापस आओ और खेलो, क्या कौन सा टीम खेलेगा, कौन से कपड़े पहनेंगे, कितना रन बनेगा, कितने गोल होंगे, यही दिमाग में रहता था। मतलब ऑनेस्ट जो बात है, ये कभी उस समय ख्याल नहीं आया कि क्या कमी है, क्या ये है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ बनने के बाद तेजी से विकास हुआ है, और छत्तीसगढ़ बनने से पहले नंदेली में जो स्कूल था वो हमारे पिताजी के सरपंच रहते हुए बना। वो जब पिताजी सरपंच थे और उस समय मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी थे और उनके अच्छे संबंध पिताजी के साथ थे, तो उन्होंने वहाँ से डायरेक्ट वो स्कूल को सैंक्शन कराया था। और हमारे आसपास में वो पहला स्कूल था जो नंदेली में खुला था, तो हम लोग उसी स्कूल में हमारी शुरुआत हुई। और शुरुआती दिनों में यही कह सकते हैं कि उस समय और अभी में आप देखेंगे स्कूलों में, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो जो हमारे टीचर्स थे या गुरुजी थे उनका बड़ा सम्मान होता था। बहुत सम्मान पूर्वक देखते थे हम लोग। हमारे कुसरौट के गुरुजी थे जिनको हम बड़े गुरुजी बोलते थे। अगर वो रास्ते में गुजर रहे हैं तो हम लोग सब छोड़ छाड़ के भाग जाते थे घर के सीधा अंदर। बिल्कुल, एक डर हुआ करता, डर भी होता था। हाँ, सम्मान था, डर था। और मतलब वो जब घर आ जाएं तो ऐसा लगता था कि अब कुछ बोल देंगे। तो ये एक वो सम्मान और डर मुझे अब थोड़ा सा कम दिखता है, क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड या माहौल आपको बचपन से मिला है। आपके पिताजी को कौन नहीं जानता, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी को। बहुत से लोगों से मुलाकात होती रहती होगी उस दौरान, वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग आपसे मिलते होंगे, आप परिवार के लोग से मिलते होंगे, घर आना जाना लगा रहता होगा। क्या जब आप बढ़ रहे थे तब किस तरीके का माहौल आप देखते थे कि राजनीतिक माहौल घर में इस प्रकार से है?
कुछ आकर्षण होता था या सोचा ही नहीं करते थे उस बारे में, कुछ अपनी दुनिया में होते थे? आ, मैं राजनीति में आने का कभी सोचा ही नहीं था। उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। और हालांकि एक राजनीतिक माहौल घर में रहा, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उससे हमेशा दूर रखा। अपने दुनिया में मस्त रहता था मैं। और अपने पढ़ाई में, खेल में, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, इसी में मैं ज़्यादा ध्यान रखता था। और पॉलिटिकल एक्टिविटी मेरा कभी रहा नहीं। पिताजी जब तक रहे, जब तक मेरे बड़े भाई दिनेश भैया रहे, तब तक मेरा कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं रहा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शायद पहचानते भी नहीं होंगे मुझे। नहीं, अब तो मुझे लगता है कि आप शायद लोगों से इंटरेक्शन कम हो पाता होगा, लेकिन आपको अब एक नहीं, आज की बात चर्चित नहीं चेहरे कर के रहा तौर हूँ। पे। उस समय बहुत सारे लोग हाँ, ये हो सकता। और रायपुर में तो यहाँ तक बात थी कि जब मेरी शादी का कार्ड बटा, पिताजी ने शादी कार्ड भेजवाया, तो कई लोग बधाई दिनेश भैया को देते थे। अच्छा। तो दिनेश भैया ये बोलते थे कि मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी है, और मेरी शादी हुई 5 साल पहले हो गए। तो ऐसे ही था। मतलब मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरा कम रहा, खासकर पॉलिटिकल सिनारियो में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा। तो क्या सोचते थे आप? कुछ तो दिमाग में चलता होगा, ये करना है लाइफ में या ये बनना है। दोस्तों के साथ चर्चा होती होगी, घर वालों से चर्चा होती होगी। देखिए, मैं बहुत फैसिनेटेड था आर्म फोर्सेस को लेकर। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं आर्म फोर्सेस में ही जाऊंगा और मैं शायद उसी के लिए बना हूँ। ऐसा लगता था कि इस देश के लिए कोई कुछ कर सकता है तो आर्म फोर्स ही कर सकता है, और मैं शायद वही मटेरियल हूँ, ऐसा मुझे मेरे दिमाग में आता था। लेकिन वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। और इस बीच में मेरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो गई और बीआईटी में मैं इंजीनियरिंग किया। और आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो वो सिचुएशन ऐसा था, सिनारियो ऐसा था कि हम लोगों के सबके पास एक पीक टाइम था। वो चाहे आईटी बूम का समय हो, हम सबके पास जॉब थे। जब हम इंजीनियरिंग से बाहर निकले 2005 में हम लोग पास आउट हुए, और वो टाइम था ऐसा जो मतलब रोजगार काफ़ी ज़्यादा था उस क्षेत्र में। तो हम लोग निकले, हमको जॉब मिल गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 जॉब थे हमारे पास, और हम लोग चयन कर रहे थे कि इसमें जाना है कि इसमें जाना है। तो वो एक सिचुएशन था जिस समय मैं ये कहूँगा कि वो हिंदुस्तान के लिए 2000 से लेके 2015-16 तक बहुत अच्छा एक समय था, जिसमें काफ़ी रोजगार यहाँ उपलब्ध हुए। कितना मुश्किल था एंटर करना, क्योंकि कभी आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली जैसा कि आपके पिता के साय में हो सकती थी। तब आप बिल्कुल राजनीति से दूर थे। राजनीति में जब आए तब बिल्कुल अकेला सा फील कर रहे होंगे, साथ में सिर्फ समर्थक और जनता। कितनी कठिन डगर थी? कठिनाई बहुत आई शुरू में। जैसा आपने कहा कि जो ट्रेनिंग हो सकती थी, जो नॉलेज लिया जा सकता था पिताजी के रहते, वो मैंने कभी लिया नहीं इस फील्ड के बारे में। तो मेरे लिए एकदम नया क्षेत्र था, और मुश्किलें आई। शुरू के समय में तो ऐसा लगता था कि शायद मैं यहाँ के लिए बना ही नहीं हूँ। ये टफ जॉब है, लोग आपको जज कर रहे हैं, आपके सारी चीज़ों को देख रहे हैं। वो थोड़ा सा लगता था कि सार्वजनिक जीवन कठिन होता है। सबकी निगाह आप पर हाँ, रहती थी हर कदम पे। सार्वजनिक जीवन में इससे पहले मैं रहा नहीं, तो मैं यूज टू रहा नहीं कि आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे खाना खाना है, आपको कैसे बात करना है। ये सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कभी मैं रहा नहीं। तो शुरुआत में काफ़ी कठिनाई आई, लेकिन धीरे धीरे
उसमें ढलते चले गए। ढलते चले गए और बहुत सफलता के साथ, क्योंकि पहली बार विधायक बने और बहुत जल्द आपको मंत्रिमंडल में भी जगह मिली एक युवा चेहरे के तौर पर। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का भरोसा विश्वास आप पर था, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी आपको यहाँ पर मिली। एक सवाल मैं आम लोगों के लिहाज से भी करूँगा, क्योंकि युवाओं का देश है और लोग कहते भी कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखे को आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन एक डर किसी न किसी कोने में रहता है दिमाग में कि जैसा आपने कहा कि राजनीति शायद हमारे लिए नहीं बनी, या हम जैसे लोग राजनीति में अच्छे लोग एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो क्या एक्सपीरियंस था ऐसे लोगों के लिए? आपको क्या लगता है कि कोई अगर आना चाहे, अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में साफ सुथरी राजनीति करना चाहता हो, क्या उसके लिए आसान है, आ सकता है? देखिए, आसान तो कोई भी फील्ड नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, आपका जो फील्ड है वो भी आसान नहीं है। कोई डॉक्टर है वो भी आसान नहीं है, कोई प्रिंसिपल हैं उनके लिए उनका भी काम मुश्किल है। लेकिन राजनीति थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे समझ में आता है, हालांकि जिस तरह से मेरा राजनीति में पदार्पण हुआ वो बिल्कुल अलग परिस्थिति में आया, तो इसलिए मैं अपने आप को एज एग्जाम्पल तो सेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में बहुत आवश्यकता है पेशेंस की। पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट और फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं एक लोगों को एग्जाम्पल यही देता हूँ कि राजनीति अगर, क्योंकि क्रिकेट की भाषा सब लोग समझते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट जैसे 5 दिन का खेल होता है और जिस धैर्य से खेला जाता है, उसी धैर्यता की आवश्यकता राजनीति में होती है। और छक्का मारने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट विकेट बचाना होता है। तो राजनीति में जो भी अपनी संभावना ढूंढ रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि इसको टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलें, पिच पे डटे रहें और विकेट बचा के चलें। शुक्रिया सर, रायगढ़ के बारे में बात करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। और मैं थोड़ा समय और आपका लेना चाहूँगा मंच पर। मंच पे विधायक जी को ही बुलाना चाहूँगा। हमारे कुछ रायगढ़ के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया आपके यहाँ, तो वो सम्मान पाना चाहते हैं। मैं शहर की महापौर को भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी मंच पर आएँ।